तो भैया बोर्ड एग्ज़ाम 2025 दिन ब दिन नज़दीक आता जा रहा है। ऐसे में सभी विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है कि सर जो है क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत कुछ जो है नए मॉडल प्रश्न पत्रों को भी सॉल्व करा दिया जाए। तो ये भैया मैं आपके समक्ष ला चुका हूँ। ये एकदम यूपी बोर्ड द्वारा जारी नया मॉडल प्रश्न पत्र है। इसको आज हम इस क्लास में पूरा सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि न्यूमेरिकल की जो सीरीज़ थी वो लगभग समाप्त हो गई है। एक क्लास आपको और प्रोवाइड करनी है प्रकाश वैद्युत प्रभाव चैप्टर की, बस। बाकी 99 न्यूमेरिकल की जो सीरीज़ थी वो आपकी समाप्त हो चुकी है। अब बस आप सभी लोगों को मॉडल पेपर सॉल्व कराने हैं अधिक से अधिक। साथ ही में आप लोगों को महत्वपूर्ण डेरिवेशन की कुछ क्लासें प्रोवाइड करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो महत्वपूर्ण डेरिवेशन वो मैं आपको ट्रिक से बताने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे उन क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। आज फिलहाल हम आप लोगों को ये पूरा मॉडल प्रश्न पत्र जो है फिजिक्स विषय का पूरा सॉल्व कराने वाले हैं। और ये एकदम नया मॉडल प्रश्न पत्र है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। क्लास को अंत तक देखिएगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी जो ये मॉडल प्रश्न पत्रों के क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल हूबहू वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए हम समय को लॉस नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं अपने इस पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए सबसे पहले खंड आ होता है। खंड आ में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। प्रश्न मैं स्क्रीन पर लगा देता हूं। इस प्रश्न पत्र की पीडीएफ आप लोगों को हम टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, मैंने बता दिया है। टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए बालाजी स्टडी मोशन, ठीक है। ये आपका टेलीग्राम चैनल है और इसको आप ज्वाइन कर लीजिए सर्च करके। इस पर आप सभी लोगों को क्लास के जस्ट बाद आपको इस प्रश्न पत्र की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्लास भी मिल जाएगी, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए भाई हम देखते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न को, है ना। पहला प्रश्न ये कहता है कि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। देखिए बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, आप सभी को पता है। और टाउ बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। टाउ बराबर आप लोगों ने पहले चैप्टर में पीई साइन थीटा निकाला है कि नहीं निकाला है। ये दोनों सदिश राशि हैं। दोनों सदिश राशियों का परिमाण और उनके बीच बनी ज्या का जो गुणनफल होता है वो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के भैया बराबर होता है। अगर इन दोनों सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट होता ना तो ये पीई कॉस थीटा होता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसीलिए वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई बराबर हम लिखेंगे पीई साइन थीटा। ओके, हम लोगों ने पी साइन थीटा पढ़ा था और यहाँ पर सदिश रूप में पूछा गया है तो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई हो जाएगा टाउ का मान, ठीक है, जो कि आपका बल आघूर्ण है। पहले चैप्टर में ही आप सभी लोगों ने पढ़ा है। एक द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया था तो उस पर लगने वाले बल का आघूर्ण का जो व्यंजक था वो टाउ बराबर कितना था, पीई साइन थीटा। पीई साइन थीटा को हम वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इसमें दिया है शुद्ध जर्मेनियम, क्या दिया गया है, शुद्ध जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला अपद्रव्य है। देखिए भाई शुद्ध जर्मेनियम, ठीक है, शुद्ध जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाना है। क्या बनाना है? पी टाइप अर्धचालक। मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए 3 संयोजकता वाला पदार्थ अपद्रव्य के रूप में मिलाया जाता है। और 3 संयोजकता में मिलाने के लिए हम कौन कौन से पदार्थ मिलाते हैं? एल्यूमिनियम या बोरान। उदाहरण लिख लीजिएगा, एल्यूमिनियम या बोरान, ठीक है। किसी शुद्ध अर्धचालक को अगर पी टाइप अर्धचालक बनाना है, ठीक है, शुद्ध जर्मेनियम को क्या करना, पी टाइप अर्धचालक बनाना है तो उसमें 3 संयोजकता वाला पदार्थ जो है अपद्रव्य के रूप में मिलाया जाता है, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम या बोरान, ठीक। और एन अर्धचालक बनाने के लिए, एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए 5 संयोजकता वाला पदार्थ अपद्रव्य के रूप में मिलाया जाता है। इसमें कौन कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं? इसमें मिलाए जाते हैं आपके फास्फोरस, ठीक है। आपको उदाहरण में बाकी जितने उदाहरण है वो सब इसी के हैं। फास्फोरस, एंटीमनी और कौन सा मिलाया जाता है भाई? आर्सेनिक, ठीक है। तो जैसे विकल्प में आपको 4 विकल्प दिए गए थे तो पी टाइप अर्धचालक बनाना था। यहाँ पर इस बात को इसलिए समझा रहे हैं कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप कर ले जाएं भाई, ठीक है। ये बाकी तो आंसर बताएंगे, हम आगे निकलते चलेंगे। तो जब पी टाइप अर्धचालक बनाना हो तो पी टाइप के लिए याद रखिएगा एल्यूमिनियम या बोरान, 3 संयोजकता वाला पदार्थ अपद्रव्य के रूप में मिलाया जाएगा। और जब एन अर्धचालक बनाना हो, एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए हम 5 संयोजकता वाला पदार्थ अपद्रव्य के रूप में मिलाते हैं और इसमें हम फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, बाकी जो उदाहरण हैं वो सब आपके एन टाइप वाले हैं, एन टाइप अर्धचालक बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम
पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए जो है अपद्रव्य के रूप में मिलाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये दिया गया है, धारती परिपथ में धारा विभवांतर की क्या होती है? अग्रगामी एक ही कला में, पश्चगामी डाटा के अभाव में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मैं एक चीज बता दूं, शुरुआत के 3 परिपथ हैं। एक है आर परिपथ, पढ़ा है ना सभी लोगों ने, ध्यान से सुन लीजिएगा। एक है सी परिपथ और एक है आपका कौन सा, एल परिपथ। ये 3 परिपथ हैं जिसमें यह बताया गया है कि जो आर परिपथ होता है इसमें जो धारा और वी होता है ये समान कला में होते हैं। धारा और वी क्या होते हैं? समान कला में होते हैं। और जो सी परिपथ होती है इसमें जो धारा होती है वो अग्रगामी होती है। क्या होती है? अग्रगामी होती है। भाई इसको अच्छे से लिख लेते हैं, क्या होती है? अग्रगामी। किससे भाई? वोल्टेज से। कितना? 90 डिग्री। इस बात को समझिएगा। और अगर सर्किट आपका एल है, एल परिपथ है, ठीक है, या एल परिपथ की कोई कुंडली लगी हुई है, तो जो धारा होती है वो पश्चगामी होती है। क्या होती है भाई? पश्चगामी होती है। किससे? विभवांतर से। कितना? 90 डिग्री। ये 3 बातें याद रखिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो उसमें बोला गया धारती परिपथ। धारती परिपथ का मतलब जिसमें शुद्ध संधारित्र सी लगा हो, समझ रहे हो ना? तो जब धारती परिपथ होगा तो जो धारा होगी वो क्या होगी? विभवांतर से 90 डिग्री क्या होगी? अग्रगामी होगी। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हमें उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन एक था लेकिन बातें आपको हम कई बता रहे हैं कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बने तो आप एग्जाम में कर ले जाएं। इसलिए मैं कहता हूँ भाई, क्लास पसंद आया करे तो क्लास को लाइक किया करें और 100% आपको क्लास पसंद आएगी, क्योंकि एक क्वेश्चन पर हम आपको कई क्वेश्चन सिखाने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चालें V1 व V2 हो तो सघन माध्यम में क्रांतिक कोण C हो तो रिलेशन कौन सा सही होगा? मैं एक चीज़ बता दूं, आप लोगों ने जो फिजिक्स सेकंड पेपर पढ़ा है वो तो मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया है। आप क्लास अगर कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। तो उसमें मैंने आप लोगों को क्रांतिक कोण के बारे में बताया था। मैंने कहा था क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण होता है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। वहाँ पर एक रिलेशन आपको पढ़ाया गया था, साइन सी बराबर होता है 1n2, जहाँ 1 होता है विरल माध्यम का अपवर्तनांक, विरल माध्यम के सापेक्ष यहाँ पर जो दूसरा होता है वो सघन माध्यम होता है। मतलब पहले को हम विरल माध्यम से व्यक्त करते हैं और दूसरे माध्यम को 2 से व्यक्त करते हैं, सघन माध्यम उसे बोलते हैं। यहाँ सी होता है सघन माध्यम में बना क्रांतिक कोण। ध्यान दीजिएगा, अगर हम साइन सी बराबर इसको लिखना चाहें तो 1n2 को सभी लोग लिख सकते हैं। 1n2 को कितना लिख सकते हैं? 1n2 को हम लिख सकते हैं n2/n1, लिख सकते हैं कि नहीं? अब n1 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा n1/n2। और जो आप लोगों ने एक सूत्र और पढ़ा है, n बराबर होता है c/v, अर्थात किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो माध्यम में प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर यहाँ n1 है, n1/n2, तो इसको हम लिख सकते हैं v2/v1 के बराबर। ठीक है, ये भी आपने स्नेल के नियम में पढ़ा है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो साइन सी होता है वो किसके बराबर होता है? v2/v1 के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे किसकी? अगर वैल्यू निकालेंगे v1 की तो v1 बराबर आ जाएगा v2 अपान में कितना भाई? साइन सी। या इसको लिख सकते हैं v2 1 अपान साइन सी किसके बराबर हो जाएगा? कोसेक सी के। हम ये कह सकते हैं कि v1 बराबर v2 कोसेक सी, जो ऑप्शन में होगा वो आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो v1 बराबर v2 कोसेक सी, ऑप्शन नंबर जो 4th हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए ये मॉडल प्रश्न पत्र मैं कहता हूं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास को अंत तक देखिएगा, हम पूरा मॉडल पेपर इस क्लास में सॉल्व कराने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। देखिए, किसी चालक की जो, जिसमें जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है लंबाई पर, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया मोटाई पर, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया पदार्थ पर, और इनमें से कोई नहीं। देखिए, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है, वो तो लंबाई पर भी निर्भर करता है, मोटाई का मतलब क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। ठीक है, वो तो निर्भर करता है, लंबाई, क्षेत्रफल, तापमान सब पर निर्भर करता है। कौन? प्रतिरोध। लेकिन जो किसी चालक की प्रतिरोधकता होती है वह इन चीज़ों पर निर्भर नहीं करती है, वह निर्भर करती है चालक के पदार्थ पर कि वो चालक का पदार्थ कैसा है। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें थर्ड है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। ये पेपर ही बहुत ज़्यादा इसमें कि 2 स्रोत कला संबद्ध होते हैं यदि वे तरंगे उत्पन्न करते हैं। देखिए, 2 स्रोत कला संबद्ध कब होते हैं? जब, देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया समतल तरंग दैर्ध्य की, एक समान वेग की, एक समान आवृत्ति की और नियत कलांतर की। देखिए, 2 कला स्रोत कला संबद्ध कब होते हैं? जब जो आवृत्ति हो वो कैसी हो? समान आवृत्ति हो। दोनों तरंगों की आवृत्ति कैसी हो? समान आवृत्ति तथा नियत कलांतर। कलांतर कितना होना चाहिए? समान, यानी नियत कलांतर होना चाहिए।
इसमें दो ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। तो दो जो स्रोत होते हैं वो कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। समान आवृत्ति और नियत कलांतर होना चाहिए, तब दो स्रोत आपके कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। यदि वे जो तरंगे उत्पन्न करें उसकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान, और कलांतर क्या होना चाहिए, नियत। चलिए, इस तरीके से जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो आपके सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो आपका पोर्शन होता है सभी को पता है 1 नंबर वाले क्वेश्चन का होता है। तो चलिए 1 नंबर वाले वो भी क्वेश्चन होते हैं, बस उनका उत्तर जो होता है आपको एक शब्द में देना है। खंड बा की ओर बढ़ते हैं और खंड बा में जो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कहा जा रहा है कि किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो जो किलोवाट घंटा होता है वो वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है, आप सभी को पता है। और किलोवाट घंटा को हम यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। और 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो देखिए 1 किलो है ना वाट घंटा, KWH आपके घरों में जो बिजली आती है किलोवाट घंटा में ही तो नापी जाती है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर, देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर, देखो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, और 1 घंटा बराबर कितने सेकंड होता है, 3600 सेकंड। तो ये आपका हो जाता है 3600, और 3 जीरो का गुणा करेंगे तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे, और ये हो जाएगा वाट सेकंड। देखिए वाट सेकंड को हम जूल भी लिख सकते हैं, क्योंकि W बराबर क्या होता है, PT होता है कि नहीं होता है, P बराबर W/T है, W बराबर PT। तो जो W होता है वो वाट गुणे समय के बराबर भी होता है, मतलब वाट गुणे सेकंड के बराबर भी होता है। तो W का मात्रक जूल भी होता है, तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, जूल भी लिख सकते हैं। दशमलव को 1 2 3 4 5 6 अंक आगे बढ़ाएंगे तो इसे लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10 की पावर 6, क्योंकि 2 2 4 2 6 अंक पीछे बढ़ाए हैं। और वाट सेकंड को कितना लिख सकते हैं, हम जूल लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है वह 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। बताइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र आपको दिया गया है वेक्टर E बराबर, खा बराबर दिया है, वेक्टर E बराबर आपको दिया गया है 2i कैप प्लस का 4j कैप और प्लस का 7k कैप, सदिश रूप में दिया गया है ना रखने पर, और एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल आपको दिया गया है वो 10j कैप। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में हर बार। फ्लक्स पूछे हैं तो फाई E बराबर होता है E वेक्टर E डॉट कितना होता है वेक्टर S, अगर क्षेत्रफल A होता है तो A लिख देते हैं। अब E का जब J के साथ मतलब E का जब S के साथ हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो J और I का मल्टीपल तो शून्य हो जाएगा, J का केवल मल्टीपल 1 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो I J के होते हैं वो एकांक लंब कोणिक सदिश होते हैं, और इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वही भैया 1 होता है, बाकी सबके साथ शून्य हो जाएगा। तो 10 और 4 का गुणा कितना हो जाएगा 40, और J डॉट कितना हो जाएगा J, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40, J डॉट J के मल्टीप्लाई 1। इस तरीके से जो वैद्युत फ्लक्स आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 40। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम वैद्युत फ्लक्स आपका आ जाएगा। किसी को कोई समस्या, इतना फ्लक्स जो है होकर बाहर गुजरेगा। आगे बढ़ते हैं गा पार्ट की ओर, ठीक है। गा पार्ट में देखिए क्या पूछा जा रहा है। आप सभी लोग भी क्लास में बने रहा करने निरंतर, ठीक है। थोड़ी क्लास देखने का कोई मतलब नहीं है। जब मैंने बताया ना कि पूरा मॉडल पेपर आज की इस क्लास में सॉल्व कराएंगे और बहुत ही कम समय में सॉल्व करा देंगे, विश्वास कीजिए। गा पार्ट दिया गया, यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान को धारा का दिया है IRMS, रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्यमूल मान आपको दिया गया है √2। कहा जा रहा है एम्पियर हो तो धारा का शिखर मान निकालिए। शिखर मान को हम I0 से लिखते हैं, इसे धारा का आयाम भी बोलते हैं, धारा का महत्तम मान भी बोलते हैं। सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है IRMS बराबर होता है I0 बटे में √2। तो जब I0 निकालना है तो I0 बराबर IRMS का गुणा √2 से हो जाएगा। IRMS की वैल्यू √2 है, तो √2 गुणे में कितना हो जाएगा √2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो महत्तम या शिखर मान आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया नाभिकीय बलों के गुण लिखिए। भाई देखिए नाभिकीय बलों के गुण की अगर हम बात करें तो नाभिकीय बल आप सभी को पता है कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे प्रबल बल होता है। क्या होता है जो नाभिकीय बल होता है ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे प्रबल बल होता है। नंबर 2 इसका ये गुण होता है कि जो ये बल ये नाभिकीय जो बल होते हैं इनकी जो प्रकृति होती है वो आकर्षण होती है, और इनकी परास भैया बहुत कम होती है, मतलब बहुत कम दूरियों के लिए ये मान्य होते हैं। तो ये हो जाएंगे नाभिकीय बलों के गुण, ठीक है। नाभिकीय बलों के पहला गुण में क्या लिखेंगे कि जो नाभिकीय बल होते हैं ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे प्रबल बल होता है। कक्षा 11 में भौतिक जगत चैप्टर में आपको अच्छे से बताया गया होगा कि नाभिकीय बल जो होता है वह
प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे प्रबल बल होता है। 4 बल आपको बताए गए थे वहाँ पर, और इसकी जो प्रकृति होती है वो आकर्षण प्रकृति की होती है। इनका जो परास होता है वो बहुत कम होता है। अब 1 नंबर में और कितना लिखेंगे, आगे चलिए बात करते हैं दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं। देखिए जो दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होती है तो वो आपकी एक लाइन में परिभाषा है कि किसी गतिमान कण से जुड़ी तरंग दैर्ध्य को हम दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। परिभाषा आप लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो, किसी गतिमान कण से जुड़ी तरंग दैर्ध्य, है ना, किसी गतिमान कण से जुड़ी तरंग दैर्ध्य को क्या कहते हैं, दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और इसे किससे व्यक्त करते हैं, इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। लैम्डा बराबर होता है h/p। तो h तो यहाँ पर प्लांक नियतांक होता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होती है वो किस पर निर्भर करती है, संवेग पर निर्भर करती है। ठीक है, किसके संवेग पर, कण के संवेग पर निर्भर करती है। तो जो दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होती है वो कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये कण के संवेग पर निर्भर करती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं। चलिए, हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आगे दिया है कि किसी पहले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन और कोणीय परिक्षेपण के सूत्र को लिखिए। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए पतली जो प्रिज्म है, मैंने आपको प्रिज्म के लिए बताया है अच्छे तरीके से। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र मैंने पढ़ाया आपको। क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया था n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m या डेल m/2 और बटे में साइन a/2। हमने कहा था कि अगर प्रिज्म पतला हो, प्रिज्म क्या हो, पतला हो, तो पतले प्रिज्म के लिए मैंने कहा था कि जो ज्याएं होती है यानी जो साइन होता है इसको छोड़ देते हैं, और जब इसको छोड़ देंगे तो ये n बराबर बचेगा a प्लस डेल m बटे में 2 और नीचे बचेगा a/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n का गुणा इधर से हो जाएगा, na बराबर हो जाएगा a प्लस का डेल m। जब हम भैया डेल m की वैल्यू निकालेंगे विचलन कोण, तो ये आपका a इधर आ जाएगा, a कॉमन ले लेंगे, ये n-1 हो जाएगा। तो पतले प्रिज्म के लिए जो विचलन कोण का व्यंजक हो जाएगा डेल m बराबर an-1 हो जाएगा। अच्छा, आगे प्रश्न में यही नहीं पूछा गया, न्यूनतम विचलन तो ये पूछा गया है, ये तो सूत्र हो ही गया। कोणीय परिक्षेपण भी पूछा गया है। देखिए कोणीय परिक्षेपण को हम लिखते हैं थीटा से, ध्यान से समझिएगा। कोणीय परिक्षेपण को थीटा से लिखते हैं, और कोणीय परिक्षेपण जो होता है वो आपका होता है डेल v माइनस का डेल r, जहाँ डेल v जो होता है वो बैंगनी रंग का विचलन कोण होता है, और ये जो डेल r होता है वो लाल रंग का विचलन कोण होता है। और आप सभी को अभी मैंने बताया थीटा बराबर डेल m बराबर होता है n, ये कह सकते हो n-1 इंटू में a, तो डेल v के लिए हो जाएगा nv-1 इंटू में a, और डेल r के लिए हो जाएगा nr-1 इंटू में a। हमने क्या किया है, डेल m की वैल्यू यहाँ पर केवल रखी है बस, अलग अलग रंग के लिए विचलन कोण है तो इसीलिए मैंने r और यहाँ पर v से इसको प्रदर्शित कर दिया है बस। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। इसका जो ये कोणीय परिक्षेपण का व्यंजक होता है, ये यहाँ पर जो मैंने लिखा है अपवर्तनांक के पदों में, वो आप देख सकते हैं। तो थीटा बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो एन का गुणा a से हो जाएगा, a इंटू में एन वी, और a का गुणा 1 से हो जाएगा तो माइनस a हो जाएगा, माइनस लगाएंगे। nr का गुणा a से हो जाएगा तो nr इंटू में a, और a का गुणा -1 से हो जाएगा, -1 का गुणा +a हो जाएगा। अब ये प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा। थीटा बराबर a दोनों में कॉमन ले लेना तो ये हो जाएगा nv माइनस का nr इंटू में a। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कोणीय प्रक्षेपण का व्यंजक आ चुका है, ये भी है और ये भी है। बस ये जो है ये अल्पतम विचलन कोण के पदों में है, और ये आपका अपवर्तनांक के पदों में है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? और ये जो है आपका पतले प्रिज्म के लिए क्या है, विचलन कोण का क्या है भाई, न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र है। आगे हम बढ़ेंगे, अगला जो क्वेश्चन है खंडसा पर आ जाएंगे, और खंडसा में जो तीसरे का पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। तीसरे के का पार्ट में दिया गया है कि दूरदर्शी एवं सूक्ष्मदर्शी के अविदृश्यकों की रचना में क्या अंतर होता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो दूरदर्शी होती है उसमें दूर स्थित वस्तु का हमें प्रतिबिंब देखना होता है, तो ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो दूरदर्शी होती है इसका जो अविदृश्यक लेंस होता है ये ज़्यादा द्वारक का होता है। इसका जो द्वारक होता है, अविदृश्यक लेंस का जो द्वारक होता है ये ज़्यादा होता है, यानी बड़ा होता है। और जो सूक्ष्मदर्शी होती है इससे पास स्थित छोटी वस्तु का हम प्रतिबिंब देखते हैं, तो
इसमें जो है जो अभिदृश्यक लेंस का द्वारक होता है वो छोटी फोकस दूरी और छोटे व्यास का बनाया जाता है। तो इसमें पूछा गया था कि दूरदर्शी एवं सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यकों की रचना में क्या अंतर है। तो यही अंतर है कि जो दूरदर्शी का अभिदृश्यक लेंस होता है वो बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का होता है, और जो सूक्ष्मदर्शी का अभिदृश्यक लेंस होता है वो छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का होता है। कंफर्म याद रहेगा। क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि अभिदृश्यक लेंस का जो खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस होता है उसका द्वारक बड़ा क्यों होता है। उसमें दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब देखना होता है। तो दूर स्थित अगर कोई वस्तु होती है तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। इसी वजह से उसका द्वारक जो होता है वो क्या होता है भाई, बड़ा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी धातु के कार्यफलन का मान, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। किसी धातु के कार्यफलन का मान W बराबर 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। इस पर क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनता है। इस धातु की देहली आवृत्ति की गणना करना, देहली आवृत्ति को न्यू नॉट से लिखते हैं, उसकी गणना करना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले जूल में बदल लीजिए, 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब ये जो कार्यफलन है ये जूल में हो गया, ठीक है। आपने सूत्र पढ़ा W बराबर क्या होता है, H न्यू नॉट। अच्छा न्यू नॉट निकालना है तो W बटे कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। W की वैल्यू हो जाएगी 6.6 × 10 और गुणे में 1.6 × 10 की पावर कितना, -19 बटे में H की वैल्यू सभी लोग जानते हो 6.6 × 10⁻34। केवल भाग इसको काट लो भैया, ये आपका न्यू नॉट बराबर आ जाएगा 1.6। इसको इससे काट लो, -19 काटोगे तो ये -15 बचेगा, ऊपर चला जाएगा 10⁻15 हर्ट्ज हो जाएगा, क्योंकि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। बताइए भाई क्वेश्चन सॉल्व हुआ, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चल कुंडली धारा मापी जो है उसकी सुग्राह्यता की बात की गई है। देखिए चल कुंडली धारा मापी की जो सुग्राह्यता होती है उसे हम डेल-I से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, डेल-I से लिखते हैं। चलिए इसको रब कर देते हैं भाई, इसको रब कर दें। आप लोगों के लिए एक हम क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि जो फिजिक्स की कॉपी है वो आप कैसे लिखें, ठीक है। और एक टॉपर विद्यार्थी की कॉपी आपको हम दिखाएंगे। अगर वैसे आप लिखेंगे कॉपी तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। तो जो धारा सुग्राह्यता होती है, देखिए मैंने चल कुंडली धारा मापी की जो धारा सुग्राह्यता होती है, देखिए इसकी परिभाषा मैं आपको बना के बताता हूँ। बना के क्या, यही परिभाषा होती है। धारा सुग्राह्यता को डेल-I से लिखते हैं, ठीक है। डेल-I बराबर होता है φ/में कितना भाई, φ/I, ठीक है। अब मैं आपको चीज़ बता दूँ, इसमें आपको इसके पहले पढ़ाया गया होगा C बराबर NIAB होता है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं φ बराबर N, या ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ, या इसको φ बराबर लिख सकते हैं NIAB और बटे में कितना C। देखिए जो यहाँ पर φ होता है, ध्यान दीजिएगा, φ को बोलते हैं निलंबन पत्ती में ऐंठन। क्या होती है, निलंबन पत्ती में ऐंठन, इसको बोलते हैं निलंबन पत्ती में ऐंठन, जो φ होता है। और जो ये C होता है इसको बोलते हैं मरोड़ दृढ़ता। क्या बोलते हैं, मरोड़ दृढ़ता बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने ये बातें इसलिए बता दी क्योंकि इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल-I बराबर φ के स्थान पर लिख सकते हैं NIAB बटे में C, और बटे में I है, I से I कैंसिल, तो डेल-I बराबर एक सूत्र आ जाएगा N, और ये कितना आ जाएगा A, और कितना आ जाएगा B, और बटे में C। अर्थात हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि किसी धारा मापी की जो सुग्राह्यता है वह NAB इन मानों को बढ़ा करके और इसके मान को, ये C को घटा करके, C के मान को कम करके क्या धारा सुग्राह्यता को बढ़ाया जा सकता है कुंडली की, है ना। अब परिभाषा कैसे लिखेंगे धारा सुग्राह्यता की, जो I है, I को कितना मान लेंगे, 1 को क्या पढ़ते हैं, एकांक। क्या पढ़ते हैं, एकांक। तो इसकी परिभाषा आप सभी लोग लिखेंगे, धारा मापी की जो सुग्राह्यता होती है कुंडली में, एक लाइन में लिख लीजिए, कुंडली में प्रति एकांक, क्या लिखेंगे, प्रति एकांक धारा के लिए, क्योंकि धारा को हमने 1 माना, तो प्रति एकांक धारा के लिए क्या लिखेंगे आप सभी लोग परिभाषा में, आप लिखेंगे कुंडली में प्रति एकांक धारा के लिए जो उत्पन्न, ये क्या है भाई, विक्षेप, ये ऐंठन, ये के लिए उत्पन्न विक्षेप को, क्या भाई, विक्षेप को हम क्या कहते हैं, धारा सुग्राह्यता यानी डेल-I कहते हैं। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है और यही इसकी परिभाषा है, और मैंने डेल-I के सूत्र को NAB के पदों में बदलना भी बता दिया है कि कैसे आप इस सूत्र से इसको ला सकते हैं, ठीक है। केवल जानकारी मैंने आपको ज़्यादा दी है कि धारा मापी की सुग्राह्यता को हम बड़ा कैसे सकते हैं। तो आप कहेंगे N
ए बी, एन क्या होता है फेरों की संख्या, ए क्या होता है क्षेत्रफल, बी क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र और सी क्या होती है मैंने बता दिया मरोड़ दृढ़ता। तो इसके मान को घटा करके और इन तीनों को बढ़ा करके हम धारा मापी की सुग्राह्यता को बढ़ा भी सकते हैं। एग्जाम में आ सकता है कि धारा मापी की सुग्राह्यता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बात समझ में आ गई? हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें ये कहा जा रहा है, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अब खंड द पर आ जाएंगे भाई। खंड द में कहा जा रहा है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम दीजिए। ठीक है, ये भी पूछा जाता है लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। और लेंज का नियम क्या होता है कि जब किसी कुंडली में उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, कुंडली में चुंबकीय प्रेरण के कारण जो धारा बहती है, जब किसी कुंडली में चुंबकीय प्रेरण की वजह से जो धारा बहती है, तो उस धारा का मान, प्रेरित धारा की दिशा जो होती है वो सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई हो, जिसे हम लेंज का नियम कहते हैं या वैद्युत चुंबकीय फैराडे के द्वितीय नियम, इसी को हम द्वितीय नियम कहते हैं। अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया है आपका, तो फैराडे ये लेंज का नियम याद रहेगा ना। जब किसी कुंडली में चुंबकीय प्रेरण के कारण जो धारा बहती है उस धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई हो। अगला जो क्वेश्चन है इसमें यह कहा गया कि विस्थापन धारा की उत्पत्ति की विवेचना कीजिए और इसके चालन धारा के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। मैंने अनसॉल्व पेपर आपको सॉल्व कराया था, तो इस क्वेश्चन को मैंने अच्छे से बताया था। देखिए विस्थापन धारा की सार्थकता बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो जब किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है, परिभाषा आप लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए और लिख डालिए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो जब किसी चालक के वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है, किस में परिवर्तन किया जाता है? वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है, तो चालक में जो उत्पन्न धारा होती है उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन धारा। तो लिख सकते हो जब किसी, लिख देते हैं, जब किसी चालक के वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है, किस में परिवर्तन किया जाता है? वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है। जब किसी चालक के वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है तो चालक में उत्पन्न धारा को हम कौन सी धारा बोलते हैं? विस्थापन धारा कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। और चालन धारा और विस्थापन धारा के बीच जो कलांतर होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। और भी आगे आप इसमें लिख सकते हो, मैंने विस्थापन धारा के बारे में विस्तार से बताया है। अगला जो क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वह किन किन बातों पर निर्भर करती है। मैंने बहुत अच्छे से आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक का मैंने ट्रिक भी बताया है, EVC लगा दीजिएगा। और मैंने कहा था कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है वो C बराबर होती है KA/0/D। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वह समांतर प्लेट संधारित्र के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक के समानुपाती होती है, ठीक है। अर्थात कोई परावैद्युत पदार्थ अगर हम प्लेटों के बीच रख देते हैं तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ये पहला कारक हो गया। दूसरा कि ये जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है ये प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी को घटाते हैं तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। और तीसरा कारक क्या है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है ये प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। अर्थात प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। मतलब ये जो कारक है वो इसी सूत्र में छिपे हुए हैं। एप्सिलॉन नॉट तो आपका नियतांक होता है, उसको छोड़ो। तो 3 चीज़ों पर निर्भर करती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। एक तो प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक पर, दूसरा प्लेटों के क्षेत्रफल पर और प्लेटों के बीच की दूरी पर। अगला जो क्वेश्चन दिया है उसको चलिए देख लेते हैं। समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन एवं अल्फा कण से संबद्ध द्वि ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात निकालिए। आपको एक चीज बता दें, मैंने अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को एक सूत्र बताया था, लैम्डा बराबर होता है H/√2m होता है। ये क्या होता है? द्रव्यमान और गतिज ऊर्जा के पदों में तरंग दैर्ध्य का सूत्र होता है। तो इन्होंने कहा है कि 2 हैं, एक अल्फा कण और एक प्रोटॉन है। तो जब प्रोटॉन के लिए तरंग दैर्ध्य लिखेंगे तो लैम्डा p लिखेंगे और यहाँ mp हो जाएगा और ये kp हो जाएगा। बात समझ में? और एक अल्फा कण है तो अल्फा कण के लिए जब लैम्डा लिखेंगे तो लैम्डा अल्फा बराबर h तो नियत रहेगा क्योंकि वो प्लांक नियतांक है।
अपान में कितना हो जाएगा √2m अल्फ़ा और कितना हो जाएगा k अल्फ़ा। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे और दोनों को भाग कर देंगे 1/2 से, क्योंकि दोनों के अनुपात को ही पूछा गया है कि डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात कितना होगा इन दोनों का। तो लैम्डा पी बटे लैम्डा अल्फा बराबर, जब भाग करेंगे एच से एच कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, √2 से √2 भी कैंसिल हो जाएगा। और चूंकि गतिज ऊर्जाएं बराबर है तो गतिज ऊर्जाओं को कैंसिल कर दो, तो ये √ बचेगा m अल्फा और बटे में कितना बचेगा mp, मतलब अल्फा कण का द्रव्यमान बटे में प्रोटॉन का द्रव्यमान। और आपको ये भी बताया गया है कि जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है वो 4 गुणे प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये बात याद रखिए, अल्फा कण का द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव चैप्टर में न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया है। अब बटे में कितना हो जाएगा mp से mp कैंसिल, तो ये लैम्डा p बटे लैम्डा अल्फा का जो रेशियो हो जाएगा 4 का √2 हो जाएगा बटे में 1, तो इसका जो रेशियो आ जाएगा तरंग दैर्ध्यों का वो 2:1 आ जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। हम बिना समय को लॉस किए हुए अगले क्वेश्चन की ओर भैया बढ़ते हैं और इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि जो अर्धचालक है वो क्या है, अर्धचालक किसे कहते हैं। ठीक है, इसे रफ कर दूं मैं यहाँ पर। चलिए भाई, आप सभी लोग भाई क्लास को शेयर कर दिया करें। आज देखिए, आप लोगों के कहने पर मैंने मॉडल प्रश्न पत्र को भी सॉल्व कराना शुरू कर दिया है और आज की क्लास में हम इस मॉडल प्रश्न पत्र की कोई 2 क्लास नहीं बना रहे हैं, पूरी क्लास में मतलब पूरा मॉडल प्रश्न पत्र इसी क्लास में मैं सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें क्या दिया गया है कि अर्धचालक किसे कहते हैं। ठीक है, अर्धचालक भैया 2 प्रकार के, आपको एक निज अर्धचालक जिसको हम शुद्ध अर्धचालक बोलते हैं, बाह्य अर्धचालक जिसे हम अशुद्ध अर्धचालक बोलते हैं, ये आपको बताया गया है। बाह्य अर्धचालक जो अशुद्ध अर्धचालक होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। यहाँ पर सबसे पहले अर्धचालक की परिभाषा लिखना है। ठीक, तो अर्धचालक की परिभाषा क्या होती है, वे पदार्थ जिनकी जो चालकता होती है वो चालक और अचालक पदार्थों के मध्य होती है, वो क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। परिभाषा एक बार और ध्यान से सुनिए, वे पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता चालक और अचालक पदार्थों के मध्य होती है वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। प्रकृति में जर्मेनियम और सिलिकॉन 2 शुद्ध रूप से अर्धचालक माने गए हैं। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन ये 2 शुद्ध अर्धचालक हैं। तो ये जो अर्धचालक होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध या इसे हम निज अर्धचालक के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक, और दूसरा होते हैं बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक। क्या होते हैं, बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है, बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक दोनों के बारे में आपको हम बता दे रहे हैं, आपको वैसे याद तो होगा ही, मैंने पढ़ाया भी है। शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं, देखिए इसमें कोई भी अपद्रव्य के रूप में पदार्थ नहीं मिलाया जाता है। ठीक है, ये प्रकृति में एकदम शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। तो शुद्ध अर्धचालक में ले सकते हो कि वे अर्धचालक जो प्रकृति में शुद्ध रूप से विद्यमान होते हैं, इनमें कोई अपद्रव्य नहीं मिला होता है, इन्हें क्या कहते हैं हम, निज या शुद्ध अर्धचालक। और जैसे इसके उदाहरण में ले सकते हो जर्मेनियम या सिलिकॉन, ये प्रकृति में शुद्ध अर्धचालक माने गए। ठीक है, बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं, जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी शुद्ध अर्धचालक में अपद्रव्य 3 संयोजकता या 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य के रूप में पदार्थ कोई मिला देते हैं तो उस पदार्थ की जो संयोजकता होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और इन ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में, शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में इसमें हम 3 संयोजकता वाला पदार्थ अपद्रव्य के रूप में मिला देते हैं तो वे पी टाइप अर्धचालक कहलाते हैं। और नंबर 2 होते हैं आपके एन टाइप अर्धचालक। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में हम क्या करते हैं, 5 संयोजकता वाला पदार्थ अपद्रव्य के रूप में मिला देते हैं तो वह जो पदार्थ कहलाता है वह जो अर्धचालक कहलाता है वो एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। अर्थात एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए 5 संयोजकता वाला पदार्थ अपद्रव्य के रूप में मिलाया जाता है और पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए 3 संयोजकता वाला पदार्थ अपद्रव्य के रूप में मिलाया जाता है। ठीक है, तो चालक की जो संयोजकता होती है वो चालक की जो चालकता होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप अर्धचालक की परिभाषा जान गए। अर्धचालक के 2 प्रकार, निज अर्धचालक और शुद्ध अर्धचालक। इसके दोनों फिगर भी आप बना सकते हो, बहुत आसान है।
आगे चलिए बढ़ते हैं, पांचवें के का पार्ट की ओर बढ़ते हैं। जो पांचवें का पार्ट क्वेश्चन है, अभी मैंने आप लोगों को 99 न्यूमेरिकल की सीरीज प्रोवाइड की है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और मैंने आपको बताया है कि कोई भी मॉडल पेपर आप सॉल्व करें, आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी पेपर आएगा तो उसमें जो न्यूमेरिकल आएंगे वो इसी सीरीज से आएंगे। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने फॉलो भी किया है और लगभग सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल हो भी मैंने करा भी दिए। ठीक है, अब एक चैप्टर बचा है प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसकी क्लास आपको कल तक मिल जाएगी और वो 99 न्यूमेरिकल की सीरीज आपकी समाप्त हो रही है। आपकी प्लेलिस्ट देखिए कंप्लीट है, उसे आप कर डालिए, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि अगर विद्यार्थी परेशान होता है पेपर में तो न्यूमेरिकल से ही परेशान होता है। ठीक है, और अगर उस सीरीज को आपने फॉलो कर लिया तो न्यूमेरिकल में आपकी परेशानी बिल्कुल हो नहीं सकती है। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा गया है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर बराबर दिया गया है आपको, वेक्टर ई बराबर 1.2 आई कैप और दिया गया 1.6 जे कैप, ये दिया गया है। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि वाई जेड तल के समांतर, देखिए ये एक्स वाई और जेड, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। अब इसके तल के समांतर को एक ऐसे रखा गया है, मतलब आयताकार, ये बात हो रही है। तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होगी वो एक्स अक्ष के अनुदिश होगी, यानी आई कैप इसके समांतर आई कैप लेना पड़ेगा, क्योंकि वाई जेड तल के समांतर रखा गया है। और उसका दिया गया है कि जो क्षेत्रफल है वो 0.2 है, तो क्षेत्रफल 0.2 है, 0.2 के साथ आई कैप लगाएंगे, जे कैप लगाएंगे, के कैप लगाएंगे, तो देखिए इसके क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा एक्स अक्ष के अनुदिश है। और एक्स अक्ष के अनुदिश में हम एकांक लंब कोणिक सदिश कौन सा जोड़ते हैं, आई कैप, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, आई कैप लगाएंगे। क्योंकि ये जो आपके वस्तु रखी गई है वो वाई जेड तल के समांतर है, तो उसके क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा एक्स अक्ष के अनुदिश होगी, इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे, आई कैप। तो हमसे ये पूछा गया था कि ये बताइए आयताकार पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो हमने बताया कि वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है ई इंटू में ए। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1.2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.24। आई डॉट आई का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका फ्लक्स हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ओके, चलिए भाई, बढ़िया क्वेश्चन था, बस यही ध्यान देना था कि इसके क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा एक्स अक्ष के अनुदिश होगी, तो आपको आई कैप लेना पड़ेगा एकांक लंब कोणिक सदिश में। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है इसमें यह कहा गया है कि किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है किन किन कारकों पर निर्भर करता है। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं, या किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड की बीच की दूरी पर आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रोड की बीच की दूरी पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड की बीच की दूरी पर निर्भर करता है, जो विलयन विद्युत अपघट्य होता है उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करता है, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक, और भी बहुत से कारक है, विद्युत अपघट्य के अंदर डूबा हुआ इलेक्ट्रोड। ठीक है, तीसरा विद्युत अपघट्य के अंदर, लिख लीजिए कॉपी पर, अपघट्य के अंदर डूबे हुए इलेक्ट्रोड पर भी निर्भर करता है, सेल का आंतरिक इलेक्ट्रोड पर निर्भर करता है क्या भाई, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, नंबर 4 विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर भी क्या है भाई, निर्भर करता है, कौन, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये सेल के अंदर लगता है घोल में, आप सभी को पता है, इसकी परिभाषा भी पता है। तो इस तरीके से सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो 4 चीज़ों पर मैंने दिखा दिया यहाँ पर, निर्भर तो और भी करता है, इलेक्ट्रोड की बीच की दूरी पर, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, विद्युत अपघट्य के अंदर डूबे हुए इलेक्ट्रोड पर, और विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रत्यावर्ती उल्टता का समीकरण दिया गया है, चलिए इसको रब करते हैं और उसको सॉल्व कराते हैं। एक प्रत्यावर्ती उल्टता का समीकरण दिया गया है, प्रत्यावर्ती धारा से आपका एक न्यूमेरिकल आता जरूर है। तो प्रत्यावर्ती उल्टता दिया गया है, v बराबर कितना दिया गया है भाई, 100 √2 साइन 100 पाई टी, ये आपको दिया गया है। तो इसकी हम क्या करेंगे भाई, तुलना कर लेंगे, किससे तुलना कर लेंगे, v बराबर v0 साइन ओमेगा टी से। तो v0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100√2, क्योंकि v0 के स्थान पर ही तो है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 पाई आ जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ग माध्यमूल मान, उल्टता का वर्ग माध्यमूल मान VRMS आपको निकालना है। VRMS बराबर होता है V0/√2। V0 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 100√2 बटे में √2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। आवृत्ति की बात हुई तो ओमेगा बराबर कितना होता है, 2πm, ठीक है, या 2πf।
ओमेगा बराबर आपको दिया गया है यहाँ पर 100 पाई। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ बराबर कितना हो जाएगा 100 पाई। ये पाई से पाई कैंसिल, 2 से 100 को काटेंगे, एफ बराबर कितना आ जाएगा 50 हर्ट्ज की आवृत्ति आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आसान था, ये आपका सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं। दर्शन कोण से आप क्या समझते हैं? किसी वस्तु द्वारा, कोई भी वस्तु हमारी आंख पर जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। और बाकी इसका मैंने सचित्र वर्णन करना आपको बताया है, आप देख सकते हो, मैंने आपको कराया है, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, सेकंड पेपर मैंने पूरा अच्छे से आपको पढ़ाया है ना। उसके बाद इसमें लिखा है दो तरंगों की व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें। तो दो तरंगों के व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें आप सभी लोग जानते हैं कि दोनों जो प्रकाश स्रोत होने चाहिए वो क्या होना चाहिए? उनकी कलाओं में अंतर समान होना चाहिए, ठीक है, नियत कला अंतर होना चाहिए। साथ ही में अगर बात करें जो आयाम होने चाहिए दोनों प्रकाश स्रोतों के वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। दोनों जो तरंगों की आवृत्तियां हैं वो बराबर होनी चाहिए। दोनों तरंगों के आयाम जो हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए। तरंग दैर्ध्य भी समान होने चाहिए। और जो प्रकाश स्रोत होने चाहिए वो संकीर्ण होने चाहिए। ये प्रकाश के व्यतिकरण की क्या होती है भैया? आवश्यक शर्तें होती हैं। बात समझ में है कि नहीं? अगला जो क्वेश्चन है खंडदा में आ जाएंगे। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? तो हमने बता रखा है कि जो ट्रांसफार्मर होता है ये एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को क्या करता है भाई? परिवर्तित करता है। या तो फिर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, या तो फिर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, हमने आपको ये भी बताया, अपचयी और उच्चयी। इसके बारे में विस्तार से मैंने आपको क्लास दी, आप देख सकते हैं। कार्यविधि उच्चयी अपचयी ट्रांसफार्मर के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इसको यहाँ पर थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका भैया अगला जो क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर, तो आप सभी लोग जानते ही, उसे आप कर लेंगे भाई, है ना। जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका प्रकाश के व्यतिकरण का क्या अर्थ है? तो प्रकाश के व्यतिकरण की परिभाषा जानते हैं कि लगभग जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगें किसी माध्यम में संचरित की जाती हैं तो माध्यम में उनके अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम तथा माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है वहां पर हुए व्यतिकरण को हम समपोषी व्यतिकरण, और माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है वहां पर हुए व्यतिकरण को हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ये आपको व्यतिकरण की परिभाषा में बताया गया है। फिर आपको दिया गया है कि व्यतिकरण तरंगे y1 बराबर a1 sin ओमेगा टी एवं y2 बराबर a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई के व्यतिकरण के कारण उत्पन्न परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र उत्पन्न कीजिए। परिणामी तीव्रता का व्यंजक मैंने आप लोगों को कराया है, तो दोबारा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो हर प्रीवियस ईयर पेपर में आप लोगों को हम वही डेरिवेशन फिर रिपीट कराएंगे तो फिर बहुत समय लगेगा, ठीक। तो जो डेरिवेशन आपको हम कराए हैं भैया, प्लेलिस्ट बना दिए, आप क्लास वहाँ से कर सकते हो। मैंने सारे डेरिवेशन करा दिए हैं। तो परिणामी तीव्रता का व्यंजक मैंने आप लोगों को कराया है। इसमें जो न्यूमेरिकल लगा ये सॉल्व कर देते हैं। जैसे लिखा है कि a1 बराबर, जो पहली तरंग का आयाम दिया है a1 बराबर आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और दूसरी तरंग का जो आयाम a2 बराबर दिया वो 3 सेंटीमीटर दिया है। कह रहे हैं कि परिणामी तरंग की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। आई मैक्स बटे में आई मिन, इसका रेशियो आयाम के पदों में हर एक विद्यार्थी जानता है। a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बटे में a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आई मैक्स बटे में आई मिन, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता का रेशियो निकालेंगे। a1 प्लस a2 मतलब 5 प्लस 3 इसका होल स्क्वायर बटे में 5 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर। 5 3 8, 8 का स्क्वायर, और 5 से 3 गया 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 2 का स्क्वायर 4, इसको इससे काटेंगे 16 बटे 1। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आई मैक्स बटे आई मिन, मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता का जो रेशियो आएगा वो 16:1 आएगा। मैंने जो प्रकाश के व्यतिकरण चैप्टर के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल की क्लास आपको 99 न्यूमेरिकल सीरीज में प्रोवाइड की है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, कर डालिए आप, अभी समय है न्यूमेरिकल क्लास कर डालिए, जो 99 न्यूमेरिकल की सीरीज मैंने आपको प्रोवाइड की है। बाद में पश्चाताप के अलावा कुछ लगने वाला हाथ में नहीं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 7, ये भी मैंने आप लोगों को अच्छे से कराया है, लेकिन फिर भी चूंकि कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन इसलिए मैं रिपीट करा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। इसमें कहा जा रहा है कि एक AMU को हम बोलते हैं एक एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणु द्रव्यमान मात्रक।
द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा की गणना करना है। आपको बताया गया था कि जो 1 होता है, परिभाषा में बताई गई इसकी परिभाषा 1/12 गुणे में जो कार्बन परमाणु है, ठीक है, जो आपका कार्बन परमाणु के C612 के एक परमाणु का द्रव्यमान, के एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, थोड़ा अलग सोचने लगे थे हम, है ना। ये होता है 1 AMU की परिभाषा। 1 AMU बराबर 1/12। कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग को हम क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। तो उसी परिभाषा से मैंने ये लिखा है। तो 1 AMU बराबर 1/12 गुणे में कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 12/n, जहाँ n होता है आवोगाद्रो संख्या। 1/n, n का मान होता है 6.02 गुणे 10 की पावर कितना भाई? 23। जब इसको भाग करेंगे तो 1 AMU की वैल्यू आ जाएगी 1.66 गुणे 10 की घात -27 kg। और इस द्रव्यमान के तुल्य आपको क्या करना है? ऊर्जा की गणना करनी है, जो कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आनी चाहिए। तो अब हम लगाते हैं आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। आइंस्टीन के समीकरण से, आइंस्टीन का समीकरण क्या कहता है? E बराबर होता है mc²। m की वैल्यू 1.66 गुणे 10 की घात -27। c होती है निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, जिसका मान 3 गुणे 10 की घात 8 होता है। इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो E बराबर आपका आ जाएगा 1.66, 3 का स्क्वायर 9 गुणे 10 की घात -27, 10 की घात 8 का स्क्वायर 10 की घात 16। ये जो एनर्जी आएगी ये भैया आएगी जूल में। इसको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे। किसी वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 की घात -19 से भाग कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 की घात -19 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ मैंने भाग किया है तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया। अच्छा, इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर लिखना चाहेंगे तो E बराबर 1.66 गुणे 9 और गुणे 10 की घात -27 से 16 जाएगा, 7 4 11 माइनस का 11 बचेगा, बटे में 1.6 गुणे 10 की घात -19। अच्छा, ऊपर अगर 10 की पावर 6 और नीचे 10 की पावर 6, ऊपर नीचे 10 की पावर 6 से गुणा भाग कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। 10 की पावर 6 को बोलते हैं मिलियन। क्या बोलते हैं? मिलियन। तो यहाँ ऊपर वाले 10 की पावर 6 को मिलियन लिख दिया, बाकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले से है। तो इस तरीके से जो एनर्जी आती है, इस पूरी वैल्यू को जब सॉल्व करोगे तो ये करीब आ जाएगा 931 लगभग एग्जैक्ट वैल्यू आती है, और ये आ जाएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो 1 AMU के तुल्य या सापेक्ष जो एनर्जी होती है वह 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, मैंने इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व कराए हैं। आगे 7वें ये क्वेश्चन था, 7वें का जो अथवा पार्ट। आप सभी को पता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें जो है अथवा में 2 क्वेश्चन होते हैं, एक करना होता है, लेकिन हम यहाँ पर चूंकि आपको सॉल्व करा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसलिए दोनों क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। इसमें अथवा में क्वेश्चन दिया है कि पीएन संधि डायपोल को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए, निवेशी तथा निर्गत तरंग रूपों को प्रदर्शित कीजिए। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार आपको बताया है कि जो पीएन संधि डायपोल का अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है, इसका परिपथ आरेख पहले आप अच्छे से समझ लीजिए, इसकी संरचना समझ लीजिए और इसकी कार्यविधि को समझ लीजिए। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन चाहे अर्ध तरंग दृष्टिकारी का है और चाहे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का है, एक क्वेश्चन आता जरूर है। ठीक है, हर मॉडल पेपर में आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैथ पेपर में आपका रैखिक समीकरण निकाय युग्म है, ठीक है, रैखिक प्रोग्रामन की समस्या है, अवकल समीकरण के क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन जैसे निश्चित होते हैं हर पेपर में, उसी तरीके से इसमें जो है सेमीकंडक्टर चैप्टर का है अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। देखो, निर्गत निवेश इसमें क्या होती है? एक प्राथमिक कॉइल होती है, यहाँ निवेशी प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज होता है, AC इनपुट वोल्टेज, और यहाँ पे ये प्राइमरी कॉइल होती है इस तरीके से। ओके, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर एक द्वितीयक कुंडली होती है, सेकेंडरी कॉइल जिसे हम कहते हैं। ये S1 सिरा बोलते हैं और इसे S2 सिरा बोलते हैं। ये आती है पीएन संधि डायपोल के P सिरे से, N सिरा इसका ऐसे आ जाता है। यहाँ पर केंद्र से एक जो है लाइन जो होती है वह ऐसे, लोड रेजिस्टेंस ऐसे व्यक्त होता है यहाँ पर। फिलहाल ज़्यादा अनुभव तो नहीं है मुझे, यहाँ लोड रेजिस्टेंस होता है, काफ़ी दिनों के बाद मैं ये फिगर बना रहा हूँ, और ये कुछ ऐसे जुड़ा होता है। लेकिन यहाँ एक पीएन संधि डायपोल और होता है। ठीक है, ये डायपोल D2 होता है, ये डायपोल D1 होता है।
इस तरीके से पी एन संद डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, ये आउटपुट मिलता है, यहाँ पर आउटपुट डीसी वोल्टेज मिलता है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में होता क्या है, पहले अर्धचक्र के दौरान प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज, देखो निवेशी वोल्टेज जो हम देते हैं वो ऐसे होता है कि नहीं होता है, लेकिन जो आउटपुट मिलता है किसमें, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में, देखिए पहले अर्धचक्र के दौरान जो डायोड D1 होता है ये अग्र अभिनत में होता है तो आउटपुट मिलता है, और दूसरे अर्धचक्र के दौरान ये अग्र अभिनत में होता है, ये पश्च अभिनत में होता है, तब भी हमको आउटपुट मिलता है। इस तरीके से ग्राफ एक सरल रेखा हमको मिल जाती है, और इस तरीके से पी एन संद डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने हल्का हल्का ऊपर आपको समझा दिया है, आपको विस्तार से देखना है, क्लास पढ़ी हुई आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने कई बार आपको ये चीज़ समझाई है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी में एक ही डायोड होता है, ठीक है, तो ये जो आपको आउटपुट का ग्राफ है वो आपको रुक रुक करके मिलता है, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। और उसका उपयोग व्यवहारिक तौर पर किया भी नहीं जा सकता है। आपके घरों में बिजली अगर रुक रुक करके आया तो बताओ कैसा लगेगा, कोई काम हो पाएगा, कोई काम नहीं हो पाएगा, उपकरण ऊपर से खराब हो जाएंगे, ठीक। आगे चले बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है तो निवेशी और निर्गत मैंने आपको प्रदर्शित करके दिखा दिया है, ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष या अनुदैर्ध्य स्थिति में बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक, ये आपका देखिए क्या था, मैं केवल देखिए यहाँ पर आपका रिवीजन के तौर पर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। ये पेपर है प्रीवियस ईयर का पेपर, और प्रीवियस ईयर पेपर में इसी तरीके से आपको रिवाइज कराया जा सकता है। अब आप सोचिए कि हर एक चीज़ का एकदम विस्तार से आपको हम बताएं, तो विस्तार से मैं एक बार बता चुका हूँ, ठीक है। ये मैं आपको काफ़ी सारे पेपर सॉल्व कराऊंगा, तो काफ़ी सारे पेपर सॉल्व कराने में बार बार पूरा एकदम विस्तार से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा भी मैंने बता दी है। माइनस क्यों यहाँ होता है, यहाँ पर प्लस क्यों होता है, यहाँ मध्य बिंदु O होता है, ये दूरी L होती है, ये दूरी भी L होती है। अक्षीय में निकालना हो चाहे निरक्षीय में, मध्य बिंदु से R मीटर की दूरी लेते हैं, वहाँ पर एक बिंदु P ले लेते हैं, वहाँ पर चाहे तीव्रता निकालो और चाहे निकालो विभव। अब विभव अदिश राशि है, उसमें कोई दिशा का खेल ही नहीं है, परिणामी विभव दोनों के योग से मिल जाएगा, बीजगणितीय योग से। तो जब आप देखिए यहाँ से मध्य बिंदु से P तक की दूरी R मानते हैं, तो ये जो दूरी हो जाती है वो कितनी हो जाएगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी L है, टोटल R है, तो ये दूरी हो जाएगी R माइनस L, और ये जो दूरी हो जाएगी माइनस क्यू आवेश से ये हो जाएगी R प्लस L। फिर इसमें कुछ है नहीं, हम क्या करते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल लेते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण तो जो विभव हो जाता है इसको V1 नाम दे देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो प्लस क्यू अपान में प्लस क्यू आवेश से जो दूरी वो कितनी है R माइनस L। उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण निकालते हैं तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस का क्यों हो जाता है बटे में, माइनस क्यू आवेश से जो दूरी है बिंदु P तक की वो R प्लस L है। फिर हम क्या करते हैं, चूंकि ये एक अदिश राशि है तो जो परिणामी विभव होगा वो इनके बीजगणितीय योग से मिलेगा, V बराबर V1 प्लस V2। तो V1 की वैल्यू V2 की वैल्यू में हम क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लेंगे, और क्यों भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1/R माइनस L, और यहाँ चूंकि माइनस था तो माइनस 1/R माइनस L। सिंपल है कि नहीं है बताओ, बहुत सिंपल है ये। तो V बराबर आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों, और इसे सॉल्व करते हैं, इसका इधर से गुणा हो जाता है R माइनस L, और उसका उधर से गुणा हो जाता है R प्लस L, नीचे हो जाता है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, यही तो हो जाता है। बताइए सिंपल है, बस इतना ध्यान रखिएगा, इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा, तो यहाँ माइनस है, देखो गलती हो गई मुझसे, ये माइनस है, ये माइनस का देखो यहाँ गलती हुई कुछ, यहाँ R माइनस L है, यहाँ R प्लस L है, तो यहाँ R प्लस L होगा, और यहाँ पर माइनस है, ये जब जाएगा अंदर तो ये माइनस वाले प्लस बन जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो गलती हो रही भाई, नहीं सही है, R से R कैंसिल हो जाएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2L हो जाएगा, LL 2L और क्यों का गुणा हो जाएगा 2QL बटे में कितना हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2QL हो जाएगा P के बराबर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। R की तुलना में L जो है बहुत छोटी दूरी होती है, L को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो V बराबर आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान कितना R स्क्वायर। और ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक मिल जाता है, इतने तो होता है, सिंपल सी बात है। 5 नंबर फ्री के हैं। अब इसके अथवा में क्वेश्चन दिया है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। मैंने बहुत अच्छे से कराया परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या, ठीक है। आपको कोई डाउट है भैया, मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे देता हूँ, आप देख लीजिए जो आपका क्वेश्चन रह जाए। फिर इसमें एक अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड के अल्फा गण प्रकीर्णन संबंधी प्रयोग का वर्णन कीजिए और इसके क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए। तो आप सभी लोगों को पता है
कि जो रदरफोर्ड साहब थे उन्होंने परमाणु की सही संरचना जानने के लिए एक स्वर्ण पत्र की पतली पन्नी ली थी और उस पर अल्फा कणों की क्या कराई थी, बमबारी कराई थी। तो जब अल्फा कणों की बमबारी कराई थी तो उन्होंने देखा था कि कुछ अल्फा कण जो है सीधे निकल जाते हैं। इस आधार पर उन्होंने यह कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। कुछ अल्फा कण जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, 90 डिग्री से या अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं। जब वो अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं तो इस बात से ये निष्कर्ष निकलता है कि जो देखो अल्फा कण भी धनावेशित होता है और जो वो अगर प्रतिकर्षित हो रहे हैं तो इसका मतलब वो चीज़ जो अभी है क्या है, परमाणु का जो नाभिक है वो भी क्या है, धनावेश है। क्योंकि धनावेश अगर टकरा करके प्रतिकर्षित हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि नाभिक है जो परमाणु का वो भी धनावेशित है। तो उन्होंने देखा कि जो अधिकांश अल्फा कण हैं वो अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो रहे हैं। इस बार पर रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु का नाभिक है वो कैसा है, धनावेशित है। 2 निष्कर्ष हो गए। तीसरा उन्होंने निकाला, देखा कि लगभग 20,000 अल्फा कणों में कहीं एक अल्फा कण जो है अपने मार्ग पर वापस लौट जाता है। ठीक है, तो उन्होंने इस बात का निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो उसके केंद्र में स्थित होता है। इस तरीके से रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से 3 मेन निष्कर्ष निकाले थे। बात समझे कि नहीं? तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग उसका फिगर बना करके ये निष्कर्ष दिखा सकते हो। क्यों इन्होंने ये प्रयोग किया था? परमाणु की सही संरचना जानने के लिए। बाकी आप सभी लोगों को मैंने बताया कि फिजिक्स की कॉपी कैसे लिखें। ठीक है, इस पर वीडियो आप लोगों को चाहिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी हमको बताइए, जिससे मैं उस पर भी आप सभी लोगों को वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सकूं और आप अपने बोर्ड एग्जाम में उसी तरीके से कॉपी लिखें और बढ़िया से बढ़िया मार्क्स ला सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को। जय हिंद, वंदे मातरम।